Okay, great. So welcome back once again everyone to my channel Untitled Chapter, जहाँ मेरी कोशिश यही है कि I make education interesting for all of you और उसी के साथ एग्जाम ओरिएंटेड तो होता ही है, बट साथ ही साथ I try to be practical as well. अब आगे बढ़ते हैं. पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो उसे ही अभी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ एंड मैं उसी प्रेजेंटेशन के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ. आई हैव एडेड ऑन टू दैट प्रेजेंटेशन एंड विल टॉक फर्दर अबाउट अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनली हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी बात करेंगे. तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक हम रिवीजन छोटा सा कर लें. तो अकाउंटिंग जब पिछले वाले वीडियो में जब मैंने स्टार्ट किया था तब हमने बात करी थी गैप के बारे में कि ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. उसके बाद हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में. एक क्विक रिवीजन है ये. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी थी हमने और उसमें से हमें पता था चला था कि कंसेप्ट्स होते हैं और कन्वेंशंस होते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो तरह के होते हैं, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस. और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स हैं, अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स जैसे कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी या मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट हुआ, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इन सब के बारे में हम बात करते हुए चले थे. आगे भी और भी ज्यादा कंसेप्ट्स आए थे, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट. इसके अलावा हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करी थी. 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस से कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं. तो इसके अलावा अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज, और आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की. क्योंकि जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तब हम ऑलमोस्ट ज्यादातर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही बात कर रहे होते हैं. अगर हम अकाउंटिंग के अदर टाइप्स की बात करते हैं लाइक मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, तब हम स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट का नाम लेते हैं कि अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती तो यहाँ पे मैं कहता ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और तब मेरे सब्जेक्ट का नाम भी होता मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नॉट जस्ट सिंपली अकाउंटिंग. तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होते हैं? तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. नंबर 1 is finding out the various balances. Now, what does this mean? It means finding out the various balances like cash balance, bank balance, and the like. So what we are doing is we are maintaining accounting records. Now we are maintaining accounting records. We are making journals, ledgers, and everything. So when we are making ledgers, we are understanding what the balance is, rather what the ultimate amount which is left with us. So if we are looking at the cash balance, so when we are making that ledger, we are seeing where the cash was issued, and how did we get that cash from, right? Like suppose I'm saying that I got 1,000 rupees from a certain activity and I spent around 700 rupees in a certain activity. So if I look at my cash balance, it will be 300 rupees. So that will be visible to me by the method of accounting, by using accounting records. Next, going on, providing knowledge of transactions. So financial accounting, when we are reckoning our transactions, that means we are being provided with the knowledge of transactions on a daily basis, on a periodical basis. So we are making the journal entries, right? So when we are making such journal entries, तो उसमें क्या होता है कि डेली बेसिस पे, पीरियोडिकल बेसिस पे, मंथली बेसिस हो गया या फिर ईयरली बेसिस हो गया, हाफ ईयरली बेसिस हो गया, जैसे भी हो हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हुए चले जाते हैं. वी आर गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग दोस ट्रांजैक्शंस, and when we are going on recording those transactions, we have a knowledge of such transactions. We understand what kind of transactions are happening with our business, which type of transactions are more frequent and which are rarer for our business. So that all becomes more clear when we undertake financial accounting. आगे बढ़ते हैं. ascertaining net profit or loss, very simple सी बात है. profit and loss account बनता है which is a statement. Now profit and loss is not an account, it's a statement. It's a statement of financial performance कि आपके बिजनेस ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, आपने नेट प्रॉफिट बनाया है या नेट लॉस इनकर कर लिया है. तो ascertaining net profit or loss, it's an objective of financial accounting. इसको मीट कैसे करते हैं हम? P&L अकाउंट बनता है. P&L अकाउंट से हमें पता चल जाता है कि नेट प्रॉफिट है या फिर नेट लॉस है, जो भी है हमें वो जो रिजल्ट है वो मिल जाता है. आगे बढ़ते हैं. डिपिक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन. अब डिपिक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन जब हम बात करते हैं डिपिक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन की, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि
अभी मेरे बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, ये सब मुझे पता चलता है। ये एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और इसे मीट करने का तरीका है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है, उसके वजह से हमें फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो दिख जाती है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टू ऑल इंटरेस्टेड यूजर्स। तो ये इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करना यूजर्स को, ये भी एक ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और इससे क्या होता है, इससे उन यूजर्स को डिसीजन मेकिंग करने में आसानी रहती है। फाइनली, फुलफिलिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। तो ये लीगल ऑब्लिगेशंस मतलब लीगल ऑब्लिगेशंस जब फुलफिल कर रहे होते हैं, तो ये कैसे करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव को मीट कैसे किया जाता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, जैसे आपने जो टैक्सेशन अथॉरिटीज वगैरह होती हैं, ठीक है, या फिर जो भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस रहते हैं, वो सब ये लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। और इन्हें मीट करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। इन्हें मीट करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। तो लीगली ऑब्लाइज्ड होती है कुछ कंपनीज, एंड इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज, एंड व्हाटएवर kind of a business structure you're having, somehow or the other way you're obliged to maintain records, you know, for the taxation authorities. Or if you're a company, you're governed by the Companies Act. If you're an insurance company, you're governed by the Insurance Regulatory and Development Authority Act. Again, if you're a bank, you're governed under the RBI. If you're in a stock exchange kind of a scenario, you're governed by SEBI. So these are all the different type of intermediaries and the different types of regulators which are involved in this entire aspect of things. And that's why an objective of financial accounting is to comply with the legal aspects of things. Okay, so we'll move forward, and आगे हम बात करने वाले हैं functions of accounting की। So अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। हम बात कर रहे थे, तो उसी के बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन करते हैं, यानी कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ही क्रोनोलॉजिकली होते हैं और बहुत ही एक लॉजिकल वे में प्रेजेंट किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो एक अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाए और एक बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से हमें क्या होगा कि हमें ये फायदा होगा कि हमें उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूज आगे चल के और ज्यादा मिलेगी। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए वो सबसे पहले मैंने लिखा है, क्योंकि अगर हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड नहीं है, अगर वो क्रोनोलॉजिकली सही से नहीं बनाए गए हैं, कोई भी ट्रांजैक्शंस वगैरह ओमिटेड रहे या कुछ भी किसी भी कारण हो, कोई भी कारण हो, तो उस वजह से क्या होता है कि उस अकाउंटिंग की क्वालिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। उसी की वजह से maintaining systematic records is a very very important function of accounting. We have to make sure that we are maintaining all records in a very good manner, in a very chronological and logical manner, so as to keep our accounting records quality very high. Now, communicating the financial results to the users and the interested parties, this is the second function of accounting. यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, या फिर जो भी हो, शेयर होल्डर्स पैटर्न ऑफ होल्डिंग भी हो सकता है, या फिर कोई भी अदर नोट्स वगैरह कुछ भी हो, चाहे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं, तो फिर वो होता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो हम क्या करते हैं, जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना लेते हैं और जब फाइनल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है, तो वो हमें दिखाती हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हैं। तो जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है यूजर्स को और इंटरेस्टेड पार्टीज को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। क्यों ये कम्युनिकेशन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स कम्युनिकेट की जाती है यूजर्स को, उसी बेसिस पे वो यूजर्स जो है वो डिसीजन मेकिंग आगे करते हैं। जो भी पार्टी है, इंटरेस्टेड पार्टी, या फिर जो यूजर्स रहते हैं, या फिर जो भी किसी तरह से एसोसिएटेड हैं, या फिर किसी का इंटरेस्ट है बिजनेस में,
उस पर्टिकुलर बिजनेस में। तो फिर उन्हें वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स जब कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं तब उस बेसिस पे वो आगे डिसीजन लेते हैं। You know, there are a variety of decisions associated with this. Okay, so क्या इन्वेस्ट करना है कि नहीं, या फिर कंपनी ग्रोथ कैसी हो, बहुत सारे मैटर्स रहते हैं, अलग अलग यूजर्स के अलग अलग डिसीजंस रहते हैं। तो इसी के लिए कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिससे कि जो यूजर्स रहते हैं वो यू नो कम्युनिकेट, वो अपने डिसीजन मेकिंग पावर को यूज कर पाए और अच्छे से डिसीजंस ले पाए on the basis of those financial results. Meeting legal requirements. This is another function of accounting. अब ये मैंने अलग अलग जो एक्ट्स वगैरह के बारे में लिखा है, तो यही सब हो गया लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 या फिर 1956 जो भी एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट 2013, 2013 or the earlier companies act which was the companies act 1956. So whatever act is applicable, so that is one thing, that is one thing, that one legal thing which the company needs to comply with. Again, on the basis of tax laws, again direct or indirect tax laws, there are various requirements. There are SEBI or IRDAI requirements, and then there are RBI regulations. Okay, if you are a cooperative, then again you're affected by the Cooperative Act. So अलग अलग तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसी तरह उसी वजह से जो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स द थर्ड फंक्शन है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन ही इसलिए करते हैं ताकि हम लीगल रिक्वायरमेंट्स से उनको कंप्लाई कर पाएं। ओके, एंड इन मोस्ट केसेस व्हेन यू आर नॉट कंप्लाइंग विद देम यू आर पेनलाइज्ड। सो दैट इज समथिंग व्हिच अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प अस टू प्रिवेंट। If we are maintaining accounting records properly, if we are entering all the transactions faithfully and honestly, तो उससे क्या होता है, we are not only providing a very honest outlook about our business, but again we are also complying with the legal regulations. In turn, we are not only being a compliant business, but we are promoting honest business, right? We're promoting honest business, and in that way we are also contributing to the growth of our nation. आगे बढ़ते हैं, fixing responsibility. So fixing responsibility function of accounting. कैसे? Accounting से हमें departmental profits का भी पता चल जाता है, right? We know about the departmental profits using accounting records. So उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कौन से डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, या फिर कौन सा डिपार्टमेंट और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकता है। तो डिपार्टमेंटल हेड्स के ऊपर हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट कर सकते हैं कि अब आपके डिपार्टमेंट में इतना प्रॉफिट दिख रहा है, इसे और भी ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, या फिर आपको इसके लिए बोनस दिया जाता है बिकॉज़ यू हैव डन वेरी वेल। सो दिस इज हाउ accounting helps in the fixation of responsibility, and then that's why it also becomes a function of accounting, because अगर हम responsibility fix कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, तभी तो हम पूरी कंपनी जो है उसको अच्छे से चला पाएंगे। बिकॉज डिपार्टमेंट वाइज अगर एक डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है बट ऑन द अदर हैंड टू डिपार्टमेंट्स आर नॉट डूइंग सो वेल, तो अल्टीमेटली द बिजनेस विल गो बैकवर्ड। So to keep the business going forward, what we have to do is we have to make sure that all the components of our business are performing well. And so in that way, we have to fix responsibility. We have to have authority. We have to allocate authority and responsibility as well, so that we know where we are lagging behind and where we are doing really well, and where there is even more potential to do better. Decision making, another function of accounting. तो डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं? इट इज डन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। अगेन एज आई वाज सेइंग अर्लियर, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स जो है अलग अलग तरह के यूजर्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिनके बारे में आज हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। तो डिसीजन मेकिंग एक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हो जाता है, बिकॉज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड ये डिसीजन मेकिंग यूजर्स करते हैं। यूजर्स डिसाइड व्हाट दे नीड टू डू ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की, क्योंकि हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें जानना तो चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका फायदा क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस वो हमें अकाउंटिंग के जरिए पता चल जाती है। तो परफॉर्मेंस यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन
इन दोनों के बारे में हमें पता चलता है, और इन दोनों के लिए बेसिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनेंशियल पोजीशन है स्टेटमेंट बैलेंस शीट, राइट। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें जो बिजनेस की है वो अकाउंटिंग के जरिए ही पता लगती है। कैश फ्लो इंफॉर्मेशन वगैरह भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लग जाता है कि व्हाट इज द लिक्विडिटी इन द बिजनेस, राइट। सो is the business really cash strapped or is it having a good amount of liquidity? So बहुत ही अच्छा क्विक एसेट वगैरह है या नहीं है, ये सब बातें हम जब कर रहे होते हैं कि लिक्विडिटी कैसी है, सॉल्वेंसी कैसी है, तो ये सब चीजें हमें अकाउंट्स के जरिए ही मिल पाती हैं। असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट की असिस्टेंस करता है। इन व्हाट एस्पेक्ट? वेल, डिसीजंस जैसा मैंने लिखा है, क्योंकि it's all about making decisions. Now management is always making decisions. There are a myriad of decisions which the management has to undertake, which the management has to undertake. क्योंकि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है ये मैनेजमेंट ही समझ सकता है, और उसे समझकर इम्प्लीमेंट करना वो ही मैनेजमेंट का काम है, और उसके लिए ही अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अकाउंटिंग के बेसिस पे ही सारे जो है डिसीजंस, ज्यादातर डिसीजंस आई वुड से वो अकाउंटिंग के जरिए ही लिए जाते हैं। बाकी तो अलग अलग टाइप्स हैं ही उसके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, वो तो और भी ज्यादा यू कैन से रिफाइंड या फिर और भी ज्यादा स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करने के लिए है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो जनरलाइज्ड है, वो और भी ज्यादा लोगों को केटर करता है, वो caters not only to the management but to different kinds of users as well, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। So that is why assistance of management की यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जब मैनेजमेंट कर रही होती है तो उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है प्रॉफिट और लॉस का क्या पोजीशन है एसेट्स लायबिलिटीज की, कैसी कैश फ्लो पोजीशन वगैरह है, मतलब सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ तो यहीं से पता चल रहा है। कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, राइट। सो दिन भर में किस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितने, जैसे पेटी कैश अकाउंट्स भी मेंटेन होते हैं जो, तो पता चल रहा है पेटी कैश किस तरह से रिप्लेनिश करना चाहिए, या किस तरह से कितने फ्रीक्वेंटली रिप्लेनिश करना चाहिए, करते रहना चाहिए, राइट। और कैश पोजीशन कैसी रहती है, बैंक बैलेंस किस हिसाब से रहता है। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रिप्लेस मेमोरी की। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग में हमें सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड मिल जाते हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस फ्रॉम ए टू जी, दैट्स एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, राइट। बहुत ही कम चांसेस होते हैं फिर कि हम कोई गलती करें या ओमिशन करें, बट देन अगेन दैट मे बी अ क्लरिकल एरर इफ इट अकर्स, बट देन अगेन हम कोशिश यही करते हैं कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो सके। अब इतने सारे ट्रांजैक्शंस हैं, एक बिजनेस कम से कम एक दिन में ही कम से कम 50 या 100 जितने भी मतलब ट्रांजैक्शंस जैसे भी हो, एमएनसी वगैरह कोई होती है, तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस है कि उन्हें तो मतलब इम्पॉसिबल है मेमोराइज करना ऑब्वियसली। इनफैक्ट कभी कोई छोटे बिजनेस के लिए भी दिन भर के ट्रांजैक्शंस आप मेमोराइज कर लो, ये तो सुपर ह्यूमंस वाला काम लगता है, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए अकाउंटिंग रिप्लेसेस मेमोरी, रिप्लेसेस ह्यूमन मेमोरी आई वुड से, राइट। सो अकाउंटिंग इज यूजफुल इन दैट मैनर, क्योंकि इट रिप्लेसेस ह्यूमन मेमोरी। इससे हमें सारे रिकॉर्ड्स एक जगह मिल जा रहे हैं, जिससे कि कोई ओमिशन का डर नहीं, एंड इट्स अबाउट दैट वी आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी की इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट। अब और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, इट फैसिलिटेट्स इन कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि ईयरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, या अदर पीरियड कोई भी कंपैरिजन हो गया, ठीक है, ईयर टू डेट हो गया, मंथली कंपैरिजन, मंथ टू मंथ या कंपैरिजन जो भी हो, लाइक particular January 2020 was like this, so January 2021 में हमारा पोजीशन ऐसा था, अब January 2022 में हमारे पोजीशन ऐसी है। So these are the kind of things, these are the kind of things which are facilitated by accounting, right? तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, कंपैरिजंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग में वो सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स बनी हुई रहती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को लेकर के हमें जो जरूरत है उस डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम अपने अलग रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं कि दिस इज द सेट पोजीशन। सो सपोज 2020 एंड 2021 की हमें पोजीशन कंपेयर करनी है ईयरली, तो ईयरली ये पोजीशन थी 2020 में, 2021 में हमने ये कर लिया, इतना
लाइक इतना इतना कॉस्ट हमने रिड्यूस कर लिया था और इतना इतना ऑपरेशनल जो है कॉस्ट हमने रिड्यूस किया, राइट। उसके अलावा हमने कुछ शायद नए रिक्रूटमेंट्स वगैरह कर लिए, तो हमारी सैलरीज पे वैसे असर आया कि सैलरीज बढ़ी हैं, वेजेस बढ़े हैं, एंड बट एट द सेम टाइम एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ लेकर के जो हमने इंक्रीज वगैरह किया है, तो उससे हमें जो है बेनिफिट जरूर मिला है, तो हमारा नेट प्रॉफिट इन एसेंस बढ़ गया है। तो ये सब चीजें देखने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए बहुत ही ज्यादा अकाउंटिंग की यूजफुलनेस आ जाती है। Now, accounting also helps in facilitation of settlement of tax liabilities, क्योंकि हम यहाँ पर पेमेंट कितनी करनी है या फिर कितनी ड्यू रिमेनिंग है, एक्सपेक्टेड कितना टैक्स लग सकता है, ये सब सारी चीजें जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में। तो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन द फैसिलिटेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। और आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस यहाँ पे खत्म नहीं हुई हैं, और भी हैं, जी हाँ, और भी एडवांटेजेस हैं। नाउ एविडेंस इन कोर्ट। नाउ कई बार तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो स्टैट्यूटरी होते हैं, यानी कि लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, लीगली वैलिड होते हैं, लीगली रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। लीगली इन्फोर्सेबल, लीगल वैलिड एंड लीगली रिक्वायर्ड। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या होता है कि ऐसे सिचुएशंस में भी इसीलिए अकाउंट्स जो है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह, वो they are acceptable as good evidence in court, right? They are acceptable as good evidence in court. अब आगे बढ़ते हैं, facilitates sale of business। तो अगर किसी को किसी भी रीजन की वजह से अपने बिजनेस को सेल ऑफ करना है, राइट, तो कोई भी कारण हो सकता है, बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, आई वांट टू सेल दैट बिजनेस ऑफ नो मैटर व्हाटएवर इज हैपनिंग, right? It may be because the business is not doing so well, or maybe the business is really doing well and I find कि अब मैं इस business को sell off करके profit और ज़्यादा कर सकता हूँ, या फिर it would be better if I sell it off to better utilize its resources। तो जो भी reason हो सकता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि एक तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में बहुत ज्यादा काम आते हैं अकाउंटिंग, और दूसरी बात गुडविल भी जो रहती है, तो गुडविल की ट्रीटमेंट वगैरह क्या होती है, एंड गुडविल को कैसे मेजर किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें भी हमारे जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में ही आते हैं, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह, अकाउंटिंग की नॉलेज ही हमें बताती है कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। Okay, the next point is assistance in the event of insolvency। तो अगर इंसॉल्वेंसी वाली कोई स्थिति आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस को स्मूथली खत्म करने के लिए, स्मूथली इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए अकाउंटिंग बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। बिकॉज जब इंसॉल्वेंसी की कगार पे कोई भी कंपनी होती है, तो उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह देखे जाएंगे ऑब्वियसली, और उसी बेसिस पे आगे इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस जो है बढ़ाई जाएगी। Next, it's helpful in partnership accounts। So जो भी मैटर हो, अलग अलग टाइम जो होता है, अलग अलग टाइम्स पे, एज इन अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, और द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंटायरली। सो अलग अलग मैटर्स में अलग अलग तरह के ऑब्लिगेशंस रहते हैं, अलग अलग तरह से लायबिलिटीज रहती हैं, और इसीलिए अकाउंटिंग बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है पार्टनरशिप अकाउंट्स में इन सारे मैटर्स में, बिकॉज इट हेल्प्स इन दैट रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एवरीथिंग, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एवरीथिंग एल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप अकाउंट्स में, और उसी के बेसिस पे वो पार्टनरशिप अकाउंट्स मेंटेन होती हैं। वो पार्टनरशिप वगैरह जो है उसमें जो जर्नल एंट्रीज वगैरह रहती हैं, वो जो अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर वगैरह रहते हैं, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसीलिए ही अकाउंटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी साबित हो जाता है पार्टनरशिप अकाउंट्स में। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट जो है हमारा, जो अगला टॉपिक है ऑफ डिस्कशन, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्वियसली नथिंग इज परफेक्ट इन लाइफ, सो अगर कोई चीज है, और चाहे उसके लाख फायदे भी हों, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस तो रहेंगे ही, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट इन लाइफ। तो अब हम बात करते हैं कि अकाउंट्स जो है वो अकाउंटिंग में हमें कितनी लिमिटेशंस होती हैं, या किस तरह की लिमिटेशंस हो सकती हैं, कैसे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है, दैट्स एक्सप्रेस्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। सो हियर माय क्वेश्चन इज ओनली क्वांटिटी एंड नो क्वालिटी। नाउ क्वालिटी, आई डोंट मीन दैट द अकाउंटिंग क्वालिटी इज बैड, नो, बट व्हाट आई मीन टू से इज क्वालिटेटिव डेटा इज मिसिंग, राइट।
सो अकाउंटिंग में हम सिर्फ मनी वैल्यू पे डील कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हैं, वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, राइट? सो वी आर कंसिडरिंग सैलरीज, वी आर कंसिडरिंग वेजेस, वी आर कंसिडरिंग प्रॉफिट्स and the like. But again, they're not considering the qualitative data. So suppose a company is doing well, and suddenly and a very good employee of the company who is in a managerial position, he suddenly leaves the segment, he suddenly leaves the company. So maybe I'm talking about the department. So अलग-अलग departments हो, sales वगैरह, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट वगैरह, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो सपोज उनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट एक्स में एक बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉई था, बहुत ही काबिल तारीफ एम्प्लॉई था, ठीक है, एंड ही सडनली लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन. तो तब हमें दिख रहा है कि जब अगले साल वो अकाउंट्स में प्रिपेयर हुए हैं, तो उसमें पता चल रहा है कि उस डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट आता था पिछले कई सालों में, वो इस साल मतलब ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, ड्रास्टिकली. इससे हमें सिर्फ यही पता चल रहा है कि ओके, द प्रॉफिट हैज रिड्यूस्ड, बट उसका रीजन क्या है? दैट एम्प्लॉय लेफ्ट. बट ये तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो एम्प्लॉय था और उसने इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी थी कि प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त हुआ करता था, अब वो छोड़ के चला गया, इसलिए प्रॉफिट कम हो गया. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज आर क्वालिटेटिव डेटा, राइट? अब कितनी एम्प्लॉय की कितनी हेल्थ है, राइट? तो ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं हो सकती हैं. तो ये सब चीजें जब रिकॉर्ड नहीं हो सकती हैं, तो उससे क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाता है. हाँ, मनी टर्म्स में ही सब कुछ दिखता है, बट कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं चल पाती है कि वो मनी टर्म्स में है तो क्यों है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? वो क्वालिटेटिव डेटा है उसका कारण, और वो क्वालिटेटिव डेटा मिसिंग रहता है अकाउंट्स से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से. नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल कॉस्ट. क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट्स, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि फिक्स्ड एसेट्स जो है हम लोग डेप्रिसिएशन वगैरह कंसीडर करके ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो इससे क्या हो रहा है, इससे राइजिंग प्राइसेस आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन. तो अगले साल हो सकता है मेरे पास जो है एसेट, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाए. जो सपोज मैंने 1 लाख पे खरीदा, and there's a huge probability that the next year I may get that same asset for 1,10,000 rupees, so a 10% increase in price. But that is not taken into consideration when preparing financial accounts. So then again, this does not provide a very true picture. Again, this does not provide a very true picture, because fixed assets अगर original cost पे record कर रहे हैं और rising prices का अगर consider नहीं कर रहे हैं, फिर हम लोग depreciation वगैरह कर लेते हैं, तो उस हिसाब से वो profit जो आता है, कई कबार हो सकता है कि वो जो हमें लग रहा है प्रॉफिट है वो एक्चुअली अनरियलिस्टिक हो, बिकॉज उस मशीन के अगर हम रिप्लेस करने जाए, कोई एसेट है, कोई मशीन है, उसे हमें रिप्लेस करने जाना है आज की डेट में, और हमने बेचकर कुछ प्रॉफिट किया या कुछ भी, तो हो सकता है वो प्रॉफिट हमारा सब जीरो हो जाए अगर हम वो नई एसेट या मशीन, रिप्लेसेबल मशीन खरीदने जाए. तो दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स विच में गेट अफेक्टेड. तो ये एक लिमिटेशन है. Accounting information, at times accounting information is based on estimates. तो estimates तो estimation कि हम uncertain data के साथ काम कर रहे हैं. The data is bound to change. It is inevitable that the data may change, right? अगर नहीं change हो रहा है तो बहुत ही अलग ही तरह की बात है, but obviously अगर हम estimation कर रहे हैं, इसका मतलब हमें पता है there is a probability of this and this happening or this and this not happening. तो इससे क्या होता है कि obviously क्योंकि estimation कर रहे हैं, that estimate may be inaccurate. When we are making estimates, they may be inaccurate. So then again, this is a limitation of accounting, because if sometimes we are recording any accounting item and if it is based on an inaccurate estimate or an inaccurate assumption, then it altogether ruins the idea of making an accounting record. Okay, accounting information cannot be used as the only test of managerial performance on the basis of mere profits. क्योंकि there may be chances of manipulation, window dressing, expenses inflate कर दिए, revenue under report कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में accounting information को ही सिर्फ एक टेस्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए कि मैनेजरियल परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ प्रॉफिट कितनी हो रही है, इसी बेसिस पे हमें ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मैनेजरियल परफॉर्मेंस सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर ही हम सोच लिए ओ माय गॉड दिस इज गुड, दिस इज ग्रेट. नहीं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी लिए ही हम यूज नहीं कर सकते हैं.
बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करना पड़ेगा और ये भी देखना होगा कि अकाउंटिंग जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसे एड्रेस करने के लिए हम कह सकते हैं there's another branch which has short off from accounting, which is taking accounting forward, which is like a next step to accounts, which is auditing. तो इन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए, यू कैन से इस लिमिटेशन को एड्रेस करने के लिए ऑडिटिंग का इजाद हुआ है। तो ऑडिटिंग क्या करती है? ऑडिटिंग ये सब चीजों को देखती है कि यहाँ कहीं मैनिपुलेशन, विंडो ड्रेसिंग वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर यूँ कह लीजिए बहुत ही सिंपल टर्म्स में कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हमारे पास है वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, राइट? तो उससे पता चलता है कि वो अकाउंट्स जो हैं अगर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस नहीं दिखा पा रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ गोलमाल वगैरह जरूर है, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट हियर फॉर टुडे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आई मीन फॉर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? इसके आगे भी हम अभी बात करेंगे, अभी वीडियो खत्म नहीं हो रहा। तो limitations of accounting का last point है ये, accounting information is not a neutral or unbiased representation. Accounting information is not a neutral or unbiased representation. The social costs are not included. Also different ways to value inventory, calculate depreciation and so on. तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि accounting information हमेशा neutral या unbiased नहीं है। उसमें social cost जैसे कि pollution वगैरह पे कितना cost हो रहा है, या फिर in a better way to say this कि हम जो pollution cause कर रहे हैं, because when we are doing business and we are setting up factories, we are responsible for creating pollution, right? There's dumping of pollutants in the water, there's whatnot, so noise pollution, air pollution, water pollution, everything is happening, but then they are not recording those as social costs. Again, अलग अलग तरीके होते हैं इन्वेंटरी का वैल्यू करने के, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे WDV, SLM वगैरह, राइट? तो बहुत ही ऐसी चीजें होती हैं जिसी के कारण अकाउंटिंग हमेशा न्यूट्रल एंड बायस नहीं है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द अकाउंटेंट्स एस्टिमेशन एंड अकाउंटिंग की नॉलेज वगैरह, बहुत ही ज्यादा अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है और इसीलिए ये हमारा एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, राइट? बिकॉज आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तब और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा और ज्यादा अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा आप सभी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। ओके, इस स्लाइड में मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और इस स्लाइड को थोड़ा कंसोलिडेटेड वे में हम डील करेंगे, राइट? तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है they are categorized as internal and external users. So there are two types of users, internal and external. Now these users, they make the decisions based on the accounting information which is provided to the use of accounting, financial statements. Now internal users, simply put, they are actively involved or really closely associated with the business. यानी कि हो सकता है उस कंपनी का एम्प्लॉय हो या फिर किसी तरह से उस कंपनी के साथ अटैच्ड हो, उसे हम इंटरनल यूजर्स वगैरह कहते हैं, राइट? External ones जो हैं, external ones may not have a direct relationship but are important to the growth and expansion of the business. Now the external users वो कौन होते हैं? वो directly कंपनी से associated नहीं होते, कंपनी का पार्ट नहीं होते हैं, but they play a supporting role. And इसी के कारण जो है ग्रोथ और एक्सपेंशन में वो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं और वो जरूरी है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कैसे, ये हम आगे चल के आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल अकाउंटिंग यूजर्स की। सो अकाउंटिंग यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, उनकी हम बात कर रहे हैं। ओनर्स, द रिस्क टेकर्स, obviously risk तो ले रहे हैं because they are providing the capital, they are infusing money into the business, so they would want a return on their investment. और इसीलिए they are the users of financial statements because they want to see how the business is performing, whether they are getting the requisite return on investment or not, whether they should increase the investment or not, whether the company needs more capital or not, whether they should be getting dividends or they should keep that money locked in with the company again so that the company takes on another growth trajectory, expansionary trajectory, and उसके बेसिस पे क्या कंपनी और आगे चल के और ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है जिसके कारण डिविडेंड विथहोल्ड कर ले। तो ये सब चीजें होती हैं ओनर्स को, इसीलिए इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। मैनेजमेंट,
मैंने यहाँ पे दो बातें लिखी हैं, द रिस्क क्रिएटर्स, द रिस्क रिड्यूसर्स। मैंने ऐसा क्यों लिखा? द रिस्क क्रिएटर्स ऑब्वियसली मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है और अलग अलग सेक्टर्स के लिए डिसीजन मेकिंग करती है, अलग अलग चीजों के लिए डिसीजन मेकिंग करती है रिलेटेड टू द बिजनेस। सो दे आर द रिस्क क्रिएटर्स, राइट? दे आर द रिस्क क्रिएटर्स बिकॉज इसमें क्या कर रहे हैं, वो ओनर्स का पैसा यूज करके बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो रिस्क क्रिएटर्स हैं क्योंकि वो ओनर के लिए रिस्क पैदा कर रहे हैं। दे आर यूजिंग that money to do something for the business. That is a huge risk because that may not pay off, right? It is a very huge risk. So they have to be very calculated and very good at what they are so that the risk is, you know, controlled to some extent. And that is why they also play the task of risk reduction, the risk reducers, because अब वही क्रिएट कर रहे हैं और वही रिड्यूस भी करते हैं। कैसे? बिकॉज दे आर टेकिंग दैट calculative approach and they are analyzing every aspect and so they are taking such a decision जहाँ पे risk and reward जो है वो effectively balance out हो जाए। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग किन किन चीजों में हो सकती है? बहुत सारी चीजें, यहाँ पे मैंने कुछ ही चीजें लिखी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं मैनेजमेंट के लिए जो कि इंपॉर्टेंट रहता है इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या क्या हो सकती है? कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे सेल्स प्राइस हो गया, कॉस्ट हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, प्रोडक्ट को फेज आउट करना है या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करना है कि नहीं, डाइवर्सिफिकेशन करना है कि नहीं कोई प्रोडक्ट को लेकर के कोई प्रोडक्ट लाइन में, या फिर कोई मार्केटिंग वगैरह स्ट्रेटजी वगैरह कुछ करनी है। सप्लाई चेन का क्या ख्याल है, कैसा सप्लाई चेन, हमें जो सप्लायर्स हैं, हमारे जो सप्लायर्स हैं, तो कैसे मतलब उनको कोई मोनोपोली हो रही है तो वो होना है, या फिर मतलब बहुत लंबा एसोसिएशन है तो क्या नए सप्लायर्स आने चाहिए या नहीं हमारे लिए, या जिनके साथ चल रहा है हमारा बहुत वक्त से लंबा एसोसिएशन सप्लायर से वही चलता रहे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हो सकते हैं, हम क्या इम्प्रोवाइजेशन ला सकते हैं, ऐसे करते करते मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एक बिजनेस के बारे में एक मैनेजर को सोचनी पड़ती है। तो इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय देम। फाइनली एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, बहुत ही सिंपल सी बात है, आई होप आई गेट पेड। एम्प्लॉय एंड वर्कर जो रहते हैं वो ऑब्वियसली ये सोचेंगे और जरूर ये उनको उम्मीद रहेगी कि उन्हें पेमेंट टाइमली मिल जाए, राइट? उन्हें पेमेंट टाइमली मिल जाए। इनफैक्ट अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो उन्हें भी वो बोनस वगैरह मिल सकता है, उन्हें प्रमोशन चांसेस वगैरह ज्यादा हो जाते हैं। तो इसके चलते वो वो आते हैं इंटरनल यूजर्स की कैटेगरी में, और इसीलिए वो रिलाई करते हैं अपनी कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर, बिकॉज दे वांट द कंपनी टू डू गुड and they see if the company is doing good, that means better compensation for them as well. Okay, finally for today we are moving on to external users of accounting. So सबसे पहली बात है BFSI यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इन द सेंस मैं यहाँ पे जो कीवर्ड बोलना चाहता हूँ वो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Now banks and financial institutions, they are external users because they are providing the loans and they are seeking repayment for that loan, for those loans. तो इसीलिए वो external users हैं accounting information के, because they are using that accounting information to see whether you are a safe party to be provided loan to, right? They are checking your credit score, they are checking your credibility, they are checking everything, and then again they are seeking repayment for that said loan. Now investors, चाहे वो existing हो चाहे वो potential हो, उनका एक ही question, should I go on to invest? कि क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या मुझे वो रिक्वायर्ड रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूं तो क्या मुझे इसमें बने रहना चाहिए, पोजीशन बनाए रखनी चाहिए इस कंपनी में, क्या मुझे इसमें पैसे लगाए रखने चाहिए या नहीं। अगर मैं पोटेंशियल इन्वेस्टर हूं, क्या मुझे इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। और एग्जिस्टिंग को क्या मुझे पैसा निकाल लेना चाहिए। These are the kind of thoughts that go on in the minds of investors because they are trying to figure out whether this company is really doing good business or not. Creditors, I have to give them the credit that they paid me for my credit sale on time. क्योंकि creditors क्या कर रहे हैं, हमें कुछ supply कर रहे हैं। Generally हमारे suppliers हमारे creditors होते हैं, right? Because they are providing us some raw material, something, whatever it is, whatever component we are buying from them, and they may be providing that on a credit sale basis, right? तो हम उनके लिए हो गए debtor, वो हमारे creditor हैं because they are liable to get their money back, right? So we have to pay them. We are liable to pay them their money, their rightful money.
सो इसीलिए क्रेडिटर्स भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि इस कंपनी को मैं क्रेडिट दूं या नहीं दूं, क्रेडिट टर्म्स क्या होने चाहिए, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो उन सब के लिए क्रेडिटर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, तो गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग वगैरह करती है, पॉलिसी डिसीजंस वगैरह होते हैं। और हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं लॉज और रूल्स को मान रही है या नहीं, लीगली कंप्लायंट है या नहीं, ये सब चेक करती है गवर्नमेंट, और इसी के लिए वो लोग एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं। नेक्स्ट, रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, लाइक सपोज दिस प्रेजेंटेशन लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी, तो उसके ऊपर रिसर्च कर लिया, या फिर जो भी हो, मैं इंजेस्ट कर रहा हूँ, बट जनरली रिसर्चर्स वो कर रहे हैं, रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं, और उससे क्या होता है, उससे हमें पता चलता है किस क्या ट्रेंड है, किस ट्रेंड के बेसिस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, राइट। और ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, और ये सब रिसर्च के जरिए निकल के आ जाती हैं, और उससे फिर इम्प्रोवाइजेशंस वगैरह भी होते हैं, तो वो स्कॉलरली मटेरियल रहता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने ऐसे जेस्ट में लिखा है, जस्ट सो मोर पीपल प्रेफर WDV इंस्टीट्यूट ऑफ एसएलएम, दैट्स अ नाइस टॉपिक, आई शुड कंडक्ट रिसर्च ऑन दैट। सो ये सब बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, और मैंने ये ऐसे ही लिख दिया। हो सकता है कुछ लोग एसएलएम, इनफैक्ट ज्यादातर लोग एसएलएम प्रेफर करें, WDV ना प्रेफर करें, तो ये तो मैंने ऐसे लिखने को लिख दिया कि इट ऑल डिपेंड्स। अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो रिसर्च में कोई सैंपल साइज वगैरह लेकर के कर रहा है, ओके। और वो सैंपल साइज में मतलब हो गया कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को समझो ले लिया उसने, किसी एक सेक्टर का या फिर डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर, बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके हो सकते हैं रिसर्चिंग के। तो उस रिसर्च वर्क को अंडरटेक जब वो करता है, तो उस बेसिस पे वो एक डेटा सेट बना लेता है, और उस बेसिस पे ही वो अपनी फाइंडिंग्स देता है, और अलग अलग तरह की फाइंडिंग्स आती हैं। तो सपोज कि the valuation of inventory most preferred is this or something like that. So these are the very trivial things which come up. So researchers use accounting information in that aspect. Okay, consumers. तो कंज्यूमर क्या सोचता है कि इस कंपनी की चाय मैं पीता हूँ तो और आगे पी सकूं, राइट, बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। So they would want कि चलो, if I'm using a product and I'm really satisfied with the product, so I will really hope that this company goes on to produce more and more. अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट है, उसकी देख रहे हैं हर 2 साल में डबल हो रही है प्राइस, तो वो तो अनअफोर्डेबल हो गया। तो कंज्यूमर्स ये सब बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं, और इसीलिए वो भी एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आते हैं, बिकॉज उन्हें फर्क पड़ता है अगर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट वगैरह जो है वो कैसी क्वालिटी की है, और इस सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, और तब जाकर के कंजम्पशन वगैरह जो है वो ठीक रहता है। तो ये सारी चीजें जो है बिजनेस को कंसिडर करनी पड़ती हैं, और इस हिसाब से ही आगे जो है बिजनेस हो सकता है। और फाइनली पब्लिक, तो पब्लिक तो ऑलराउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंसिडर करती है, मतलब कि वो जो बिजनेस है वो कैसा काम कर रही है, वो कितने प्रॉफिट्स वगैरह कर रही है, वो कितना CSR वगैरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा कंसिडर की जाती है बाय द पब्लिक। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, जब मैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहा था तो वहां मैंने कहा था कि सोशल कॉस्ट कंसिडर नहीं की जाती है। अच्छा, उसके लिए भी अब जो है उसको उस लिमिटेशन को एड्रेस करने के लिए मैं भूल गया था ये बात मेंशन करना, तो मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ इसलिए कि उससे भी एड्रेस करने के लिए अभी जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है वो है ESG, इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस रिपोर्टिंग। तो आजकल वो भी इट्स इन द ट्रेंड, सो वो बहुत ज्यादा हो रहा है, वो हम कह सकते हैं वो उस लिमिटेशन को एड्रेस करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर्स की भी बात हो गई है, तो राइट, that brings us to the end of our video. So thank you all so much for watching this, and अगर पसंद आया तो please do like, share and subscribe. Okay, कमेंट भी करिए कैसा लगा, बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल सके और समझ में आ सके कि ये कंसेप्ट्स क्या हैं, और बहुत ही ज्यादा उन्हें हेल्प हो पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वंस अगेन, और बिल्कुल खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे वीडियोस देखिए, और अगर कोई भी शिकायत है या कोई सजेशन है तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। तो क्या होगा कि मैं उन्हें इनकॉर्पोरेट कर पाऊंगा, राइट, अपने वीडियोस में। कुछ भी चेंजेस आती हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो मैं उसे बहुत ही स्पोर्टिंगली लूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज मैं भी नया हूँ इस सेक्टर में, वीडियोस वगैरह बनाने में। आई एम नॉट अ प्रो और समथिंग,
तो I do understand there may be some drawbacks, कुछ मैं हो सकता है इधर उधर मिस्टेक्स हो रही हूँ, तो प्लीज bear with me for that and please pardon me for that, and I hope कि और अच्छा कर सकूंगा, और आप लोग यूं ही वीडियोस देखते रहें, और प्लीज प्लीज जरूर शेयर कर दें वीडियो को, और शेयर करेंगे तो तभी तो जो टारगेट ऑडियंस है उसे मिल पाएगी ये वीडियोस, राइट। ये अकाउंटिंग वगैरह के जो बेसिक कंसेप्ट वगैरह हैं, तो क्लास 11 वगैरह के लिए, क्लास 12 के लिए, राइट, इवन फॉर बिगिनर्स एट कॉलेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।